हमने अपने सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें थर्ड चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमीडियम मोशन क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लिए थे। अब इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है फिफ्थ चैप्टर। इसमें सिर्फ हम दो ही टॉपिक हैं, कार्य और ऊर्जा। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है और उसके बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऊर्जा क्या होती है उस ऊर्जा के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले कार्य की। क्या है डेफिनेशन इस कार्य की? यदि किसी बिंदु पर कोई बल कार्यरत है और इस बल के कारण उपयुक्त बिंदु विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उपयुक्त बिंदु में विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास एक बिंदु है और उस बिंदु पर क्या है, एक बल कार्य कर रहा है, यानी उस बिंदु पर बल लग रहा है। अगर उस बिंदु पर उस बल के कारण वो बिंदु क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और विस्थापित हमने पढ़ा था क्या होती है, कण की स्थिति में परिवर्तन। यानी कण है जो उसकी स्थिति होगी, बिंदु सपोज करो ए पर है, तो उस बल के कारण वो उसका विस्थापन होगा और वो किस पे पहुंच जाएगा, बिंदु बी पर। तो हमारे पास कोई कण है या कोई बिंदु है जिस पर कोई बल कार्य कर रहा है और उस बल के कारण अगर वो बिंदु विस्थापित हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, बल के कारण उस बिंदु का विस्थापन हो जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल, और बल के कारण जो उस बिंदु पर विस्थापन हुआ है उसके गुणनफल, इन बल और बल की दिशा में उस बिंदु पर विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? तो कार्य की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर किसी बिंदु पर कोई बल कार्य कर रहा है और उस बल के कारण उस बिंदु का क्या हो जाता है, विस्थापन, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बल इनटू में बल के कारण बिंदु में हुए विस्थापन। क्लियर है? वो होता है बल। तो देखिए बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, यहाँ पर एक चीज देखिए आपका, ठीक है, ये बिंदु O है, ये इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है जिस पर बल क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। ये बिंदु P है, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींची M। इस बिंदु O की P से दूरी कितनी है, S है, जिसे वेग का डिफाइन करते हैं। यह एंगल थीटा बन रहा है, तो क्षैतिज दिशा में एंगल क्या डिफाइन हो जाएगा, S cos थीटा, ठीक है। विस्थापन यही होगा, तो यानी ये क्या हो गया, F वेक्टर इंटू F क्या है, बल है, और S cos थीटा क्या है, जिस बल की दिशा में विस्थापन। तो F वेक्टर इंटू S cos थीटा, इसे लिख सकते हैं F वेक्टर इंटू S वेक्टर, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य होता है कि अगर किसी बिंदु पर कोई बल कार्य करता है और उसी बल के कारण वो बिंदु क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है बल तथा बल की दिशा में उस बिंदु में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और विस्थापन वही होगा जिस दिशा में बल लग रहा है, तो यानी जो विस्थापन होगा वो सिर्फ बल की दिशा में ही होगा। क्लियर है? तो कार्य होता है W इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में उपयुक्त बिंदु में विस्थापन, यानी जिस बिंदु पर बल लग रहा है। क्लियर है ये चीज? ये होता है हमारा कार्य। अब देखिए चर बल द्वारा किया गया कार्य अचर का भी है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो हमारा काम वो इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है, चर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। चर बल का मतलब है कि जो विस्थापन हो रहा है कण का किसी बिंदु से, उस विस्थापन में जो दूरी होगी, बीच की डिस्टेंस, वो किसी वेरिएबल में डिफाइन होगी, चर के द्वारा डिफाइन होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु O है, यहाँ पर अगर इसे आप x भी नाम दे दोगे, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, OX हो गया, तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है, ठीक है। ये बिंदु P है, इसकी O से दूरी कितनी दी है, x। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल इस पर बल लग रहा है और इस बल के कारण जो मेरा कण है वो किससे, बिंदु O से P पर विस्थापित हो चुका है, जिनके बीच की दूरी x है और x यहाँ पर चर है, ठीक है। अब अगर उस कण का बिंदु P से Q में अगर विस्थापन हुआ तो वो हमने डिफाइन कर लिया कि वो विस्थापन बहुत सूक्ष्म हुआ है, बहुत अल्प है, क्योंकि डेल्टा x है और डेल्टा x क्या करता है, बहुत सूक्ष्म मान को यानी अल्प मान को डिफाइन करता है। तो अगर P से Q पर अगर विस्थापन हुआ है तो यानी उस कंडीशन में बल क्या है, अचर है, क्योंकि जो डेल्टा x है वो बहुत सूक्ष्म विस्थापन को शो करेगा, दूरी को। आई बात समझ में? यहाँ देखिए माना कोई बिंदु O है जिस पर चर बल F कार्यरत है, जिसके कारण कण बिंदु O से P पर विस्थापित हो जाता है। ये मेरा बिंदु O है जिस पर कौन सा बल लग रहा है, F बल लग रहा है। इस बल के कारण जो मेरा कण है वो कहाँ से, इस बिंदु O से P पर विस्थापित हो जाता है, यानी O से P पर चला जाता है। चर बल इसलिए, और जिसकी दूरी कितनी है O से P के बीच में, x है, जो कि वेरिएबल है।
क्लियर है ना। माना अल्प विस्थापन के लिए पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। हमने मान लिया कि जो अल्प विस्थापन हो रहा है कण का बिंदु पी से क्यू की तरफ वो क्या है, पी क्यू डेल्टा एक्स है, जो कि बहुत अल्प विस्थापन को शो करेगा। और इस कंडीशन में बल क्या रहेगा, अचर ही रहेगा, क्योंकि हम चर बल के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ बहुत सूक्ष्म विस्थापन हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ जब कण का बिंदु पी से क्यू पर विस्थापन हुआ है उस कंडीशन में जो मेरा बल है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब अगर मेरा बल अचर है तो बल के द्वारा विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। जहां डेल डब्ल्यू कार्य है, डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति में परिवर्तन जो भी क्या हुआ बहुत सूक्ष्म हुआ है, और एफ क्या है, बल है। क्लियर है। तो अगर मेरा बल अचर है पी क्यू, तो बल एफ द्वारा पी क्यू विस्थापन में किया गया कार्य होगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर ये चीज ना। अब है बल F द्वारा x इज इक्वल टू 0 से x कण तक के विस्थापन में किया गया कार्य, यानी बिंदु O से P तक कण के विस्थापन में बल द्वारा कार्य। जब मेरा कण किस पे था, बिंदु O पर था, इस बल के कारण कण का विस्थापन किस पे हो गया, O से P तक। ये इनिशियल है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब कण का विस्थापन बिंदु O से P पर पहुंचा तो x क्या हो गया, x बराबर x ही है। क्लियर है। तो यानी इस बल के द्वारा मेरा बिंदु O से कण का बल F के द्वारा कण का बिंदु O से P तक विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य, या फिर आप इसे भी बोल सकते हो x इज इक्वल टू 0 से x तक, क्योंकि यहाँ पर x क्या होगा, 0। किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x f dx। इस चीज का ध्यान रखना कि जब कण का किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन होता है, ठीक है, दूरी जो भी फाइंड करते हैं, तो जो कार्य होता है वो इंटीग्रेशन में शो होता है, जो लिमिट में डिफाइन होगा। क्लियर है। तो O से P तक का जो विस्थापन में बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, W इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ इंटू डी एक्स। यहाँ 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 जब कण मेरा बिंदु O पर था, और x कहाँ पर पहुंच गया, जब कण बिंदु P पर डिफाइन हो गया। क्लियर ना। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से डिफाइन कर दूंगी। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा एक प्रत्यास्थ डोरी के विस्तार करने में किया गया कार्य, कि एक डोरी है और डोरी कैसी प्रत्यास्थ डोरी है, अगर उस प्रत्यास्थ डोरी का विस्तार करते हैं, विस्तृत करते हैं, हम खींचते हैं, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होता है। क्लियर, इसे समझ देखिए। ये मेरा बिंदु O है, ठीक है, ये डोरी का एक सिरा है जिस पर कण स्थिर अवस्था में होगा यहाँ पे। क्लियर है। जब इस डोरी को हमने खींचकर बिंदु A तक डिफाइन किया तो इसमें क्या हो जाएगा, तनाव उत्पन्न होगा। क्लियर, जो T है वो क्या है, तनाव है। जब हमने डोरी को O से A तक खींचा, जिसकी लंबाई क्या है, L है, ये डोरी की वास्तविक लंबाई है। अब हमने डोरी को और खींचा तो A से B तक में डिफाइन किया, जो F है ये बल लग रहा है, तो A से जब B तक खींचा तो वो दूरी क्या है, x है। क्लियर, अल्प विस्थापन। और अगर डोरी को हम थोड़ा और भी खींचते हैं तो वो क्या हो चुका, B से C पर C तक पहुंच गई डेल्टा एक्स, जो अल्प विस्थापन को शो करेगा। क्लियर, तो मेरा ये क्या है, कण बिंदु O पर है, ठीक है। हमने यहाँ से डोरी को जब खींचा बिंदु A तक तो तनाव उत्पन्न हुआ, तो T क्या कर रहा है, तनाव को शो कर रहा है, और O से A के बीच की दूरी क्या है, L है, जो इस डोरी की वास्तविक लंबाई है। हमने फिर डोरी को थोड़ा और खींचा उस बल के कारण, तो A से डोरी का कहाँ पहुंच गई, B तक, जिसकी दूरी क्या है, x है, वेरिएबल में डिफाइन करोगे, ठीक है, और f क्या है, बल है। अगर हम थोड़ा सा और भी खींचते हैं B से C तक, तो ये क्या है, अल्प विस्थापन को शो करेगा, डेल्टा एक्स। क्लियर, क्योंकि अभी हमने डेल्टा एक्स भी पढ़ा था ना। अब देखिए, माना एक प्रत्यास्थ डोरी जिसकी वास्तविक लंबाई L है और प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा। मैंने आपको प्रत्यास्थ डोरी क्या होती हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था, प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रत्यास्थ डोरी की बात कर रहे हैं तो हुक नियम यूज में आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, तो उसी के लिए है। तो हमने मान लिया कि ये मेरी प्रत्यास्थ डोरी जिसकी वास्तविक लंबाई तो L है, और इस डोरी का प्रत्यास्थता मापांक क्या है, लैम्डा है। माना डोरी का एक छोर स्थिर है तथा दूसरे छोर पर बल F कार्य करता है। हमने मान लिया कि इस डोरी का एक सिरा तो कैसा है, ये तो स्थिर है, और दूसरे सिरे पर क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। क्लियर है, B तक ये तो सूक्ष्म परिवर्तन है, अल्प विस्थापन। क्लियर, जहाँ बल कांस्टेंट रहेगा।
माना डोरी की विस्तृत लंबाई क्या L प्लस एक्स। अगर मैं कंप्लीटली डिफाइन करती हूँ O से B तक के बीच में, तो O से A के बीच की दूरी कितनी है L, A से B के बीच की दूरी कितनी है x है, तो कंप्लीटली O से B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी L प्लस में x। क्लियर है, ये डोरी की टोटल O से B तक की विस्तृत लंबाई है। इस चीज का ध्यान आपको ये रखना है। तो हमने मान लिया कि डोरी की विस्तृत लंबाई क्या है L प्लस एक्स, यानी O से B तक कंप्लीटली। संतुलन की अवस्था में डोरी में उत्पन्न तनाव लगाए गए बल के बराबर। संतुलन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं स्थैतिक साम्य अवस्था में। और आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, अगर कण मेरा स्थैतिक साम्य अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में होता है, तो जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो वहां पर हमने पढ़ा था आपस में बराबर होते हैं। अब चूंकि हम बल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो संतुलन की अवस्था में या स्थैतिक साम्य अवस्था में जो डोरी में उत्पन्न तनाव होगा वो किसके बराबर होगा, जो इस डोरी पर बल लग रहा है उस बल के बराबर होगा। क्लियर है, एक बार थ्योरी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये प्रत्यास्थ डोरी है जिसकी ठीक है, ये O बिंदु O है, डोरी को हमने थोड़ा खींचा तो इसमें बिंदु A तक तो तनाव उत्पन्न हुआ, तो T तो क्या इस डोरी का तनाव है, और L O से A के बीच की दूरी है जो कि वास्तविक लंबाई। डोरी को हमने जब उस बल के कारण खींचा, ठीक है, तो ये बल हो गया F, और A से B की बीच की दूरी कितनी है x है। क्लियर है, तो ये प्रत्यास्थ डोरी है, वास्तविक लंबाई L है, लैम्डा इसका प्रत्यास्थ मापांक है। डोरी का एक सिरा स्थिर है और दूसरे सिरे पर क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। डोरी की विस्तृत कंप्लीट जो लंबाई होगी O से B तक वो क्या है L प्लस एक्स है। स्थैतिक साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में डोरी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो किसके बराबर होगा, जो डोरी में बल लग रहा है। ये जो डेल्टा एक्स है, ये हमने जो डोरी को B से C तक खींचा, तो इस कंडीशन में जो मेरा बल है वो अचर है और विस्थापन कितना हुआ है, अल्प विस्थापन हुआ है जो डेल्टा एक्स है। यानी F बराबर क्या हो गया, ये T, जहाँ F बल है और T डोरी में लगाया हुआ बल, और T क्या डोरी में उत्पन्न तनाव। तो हुक के नियम से, हुक का नियम क्या कहता है, T इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लंबाई में वृद्धि यानी विस्तृत लंबाई अपॉन में वास्तविक लंबाई। विस्तृत लंबाई की एक चीज ध्यान रखना, हमने खींचा वास्तविक लंबाई कितनी है L है, ठीक है, O से। जब हमने डोरी को खींचा तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है x हुई है। आप इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं कि आप यहाँ पे L प्लस एक्स डिफाइन कर दो, वो कि कंप्लीटली O से B तक की लंबाई है। हमें तो विस्तृत लंबाई वो होती है कि वास्तविक लंबाई के बाद जो आगे की लंबाई इंक्रीज हुई है वो होती है विस्तृत लंबाई। तो O से A तक तो वास्तविक लंबाई ऑलरेडी है L है। जब हमने डोरी को और खींचा तो उसकी लंबाई में जो B तक, तो जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है x है। यानी इस डोरी की जो विस्तृत लंबाई होगी वो क्या है x होगी। इस चीज का ध्यान रखना, आप L प्लस एक्स मत कर देना। L प्लस एक्स तो O से B तक के बीच की कंप्लीट लंबाई है विस्तृत, और यहाँ लंबाई में वृद्धि, विस्तृत लंबाई लिखो चाहे लंबाई में वृद्धि, तो वो यही होती है कि आपकी जो लंबाई है वास्तविक वो ठीक है। उसके बाद जब आपने डोरी को खींचा तो उस डोरी को खींचने के बाद जो लंबाई इंक्रीज हुई है, जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो डिफाइन करना है। तो L हमारी वास्तविक लंबाई थी O से A तक, जब मैंने डोरी को और खींचा A से B तक में, तो डोरी की जो लंबाई में वृद्धि हुई वो कितनी है x है। तो यानी जो डोरी की लंबाई यानी विस्तृत लंबाई वो कितनी है x। क्लियर है, और वास्तविक लंबाई है L। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डोरी में विस्तृत लंबाई डेल्टा एक्स पर बल द्वारा किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने डोरी को थोड़ा और खींचा B से C तक, जिसमें बल अचर है लेकिन अल्प विस्थापन कितना है डेल्टा एक्स है। ये भी तो विस्तृत, अगर हम इस विस्तृत लंबाई डेल्टा एक्स पर बल द्वारा किया गया कार्य निकालें, तो अभी हमने पढ़ा था डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डेल्टा एक्स, और F का मान आप समीकरण 1 से लिख दीजिए, लैम्बडा एक्स अपॉन L इंटू डेल्टा एक्स। ये है इस विस्तृत लंबाई जो अल्प विस्थापन हुआ डेल्टा एक्स, इसमें बल द्वारा किया गया कार्य। क्लियर है। नाउ अब है डोरी की वास्तविक लंबाई L जो x इज इक्वल टू 0 से विस्तृत लंबाई L प्लस x इज इक्वल टू x तक खींचने में किया गया कार्य। इसका मतलब है हमने डोरी को मैक्सिमम कहाँ तक खींचा है, O से लेके B तक में खींचा है। क्लियर है, तो O पर तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0 इनिशियल, और B तक पहुंचने में वो क्या हो चुका है x है पूरा। क्लियर, तो डोरी को O से खींचने यानी वास्तविक लंबाई L से और O से B के बीच की कंप्लीट दूरी कितनी है L प्लस एक्स है। क्लियर है, तो L से L प्लस एक्स जो कि कंप्लीट B तक की लंबाई है O से B तक में। तो डोरी को वास्तविक लंबाई L से विस्तृत लंबाई L प्लस एक्स यानी B तक खींचने में बल द्वारा किया गया
कार्य। तो मैंने आपको बताया था एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब आप निकालोगे तो वो किस में डिफाइन होगी, सीमा में डिफाइन होगी। सीमाकलन में होती है इसमें सीमा। तो यहाँ तो क्या x 0 है और b तक पर पहुंचने की दूरी कितनी है, x है। तो यानी ये हो गया है आपका w इज इक्वल टू 0 to x f इंटू डी एक्स। इस लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगी। नाउ f का मान समीकरण 1 से पुट कीजिए, जो कि लैम्बडा x अपॉन में l। लैम्बडा अपॉन l तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर x का समाकलन करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे 0 हो चुका है। तो कार्य क्या हो गया आपका, w इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2l इंटू एक्स स्क्वायर। ये है प्रत्यास्थ डोरी के विस्तार में बल द्वारा किया गया कार्य। क्लियर है। नाउ यहाँ देखिए, यदि प्रत्यास्थ डोरी की वास्तविक लंबाई l को x1 से x2 तक खींचा जाए, यानी इसका मतलब क्या है, अभी तक तो हमारे 0 से, अगर हमें ये दे दे तनाव, ठीक है, ये कि यहाँ पर तो x इज इक्वल टू x1 है स्टार्टिंग में, और यहाँ b तक जो पहुंचा है वो क्या है, x इज इक्वल टू x2 है। x1 के कारण तो तनाव जो उत्पन्न हुआ वो T1 है, और यहाँ जो तनाव है वो T2 है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो पॉइंट लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, x1 से x2, यानी प्रत्यास्थ डोरी की अगर हम वास्तविक लंबाई l को हमने कहाँ से, x1 से x2 तक खींचा जाए, यानी यहाँ पर तो x1 और ये x2, दोनों का तनाव भी अलग अलग डिफाइन होगा, एक का T1 और एक का T2। तो जो मेरा बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, लिमिट, क्योंकि वहां पे 0 से x तक थी, यहाँ क्या होगी x1 से x2 तक। तो ये हो गया w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 t dx। समीकरण 1 से आप t का मान रख दीजिए, जो बल के बराबर लैम्बडा x अपॉन में l dx। लैम्बडा अपॉन l कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, x का समाकलन क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। नाउ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर को आप देख सकते हो, x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1, क्योंकि प्लस है तो आगे पीछे कोई फर्क। नाउ यहाँ लैम्बडा अपॉन एल को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया लैम्बडा x1 अपॉन एल प्लस लैम्बडा x2 अपॉन एल कंप्लीटली अपॉन 2 इंटू x2 माइनस x1। मैंने आपको वो भी बताया था कि x1 हुआ तनाव दोनों के लिए डिफाइन होगा, इसके लिए तो क्या होगा तनाव T1 और ये क्या होगा तनाव T2। तो लैम्बडा x1 अपॉन में l, ये क्या होगा T1 की वैल्यू, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें T क्या होता है लैम्बडा x अपॉन l। अगर x1 और x2 दो डिफाइन हो रही है खींचने पर लंबाई, ठीक है, तो तनाव क्या होगा T1 और T2। T1 के लिए क्या हो जाएगा लैम्बडा x1 अपॉन l और T2 के लिए होगा लैम्बडा x2 अपॉन l। तो ये तो किसकी वैल्यू होगी T1, ये हो गई T2, x2 माइनस x1। अगर आप ये देखें तो T1 प्लस T2 अपॉन में 2 क्या है, डोरी में तनाव का माध्य, जिसे हम औसत तनाव भी बोल सकते हैं, यही होगा। x2 माइनस x1 अगर देखें तो यहाँ देखो x1 और x2, ये x1 डोरी को हमने यहाँ से b तक खींचा है, ठीक है। अगर यहाँ से x2 में से x1, यानी ये क्या हो जाएगा डोरी का कुल विस्तार, कि उस डोरी में कितना विस्तार हुआ, यानी डोरी की कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, वही डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये x1 है और x2 है। जब भी हमें बीच कंप्लीट वैल्यूज निकालनी होती है, अगर x2 में से x1 निकाल देती हूँ तो वो क्या मिलेगी हमें, कि इस डोरी में जो विस्तृत हुई है, या जो डोरी में विस्तार हुआ है वो विस्तार डिफाइन होगा। तो ये हो गया आपका डोरी में तनाव का माध्य, यानी औसत तनाव और इंटू कुल विस्तार। क्लियर है ये चीज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना कि किया गया कार्य क्या होता है, डोरियों में तनाव का माध्य यानी औसत तनाव भी बोल सकते हैं, इंटू में कुल विस्तार होगा। क्लियर है। ये आपके डेरिवेशन से, अगर इन डेरिवेशन में किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप इन्हें अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज में आते हैं डेरिवेशन। ये आप लोगों का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हो।